नमस्कार। आज की भावगंगा के 317वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। परसों 28 मई भारत के इतिहास में बहुत ही काले दिवस के रूप में, शर्मनाक दिवस के रूप में अंकित होगा। कल बहुत इच्छा थी कि भावगंगा करूं, लेकिन नहीं कर पाया। आज चर्चा होगी और बड़ी गहराई से चर्चा होगी। जो बातें शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना जो आयोजन हो रहे थे उसके विरोधियों ने, न उसके समर्थकों ने। मैं उस आयोजन का न विरोधी हूं, न समर्थक हूं। मैं और मेरी पूरी प्रतिबद्धता भारत के लोगों से है, हम भारत के लोगों से है, पूरी धरती से है, वसुधैव कुटुंबकम से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः से है, और इन चिड़ियों, इन वनस्पतियों और अन्य जीव जंतुओं की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वह जीवोक्रेसी की तरफ से बोल रहा हूँ। डेमोक्रेसी की तरफ से तो बहुत छोड़ा, डेमोक्रेसी उसका एक अंश मात्र है। सारे जीव जंतु, वनस्पतियों, पूरी धरती, पूरे भारत और भारत की सारी प्राकृतिक संपदा की तरफ से बोलने जा रहा हूँ। गहराई से सुनिएगा, एक एक शब्द गहराई से सुनिएगा। परसों संसद भवन का उद्घाटन किया गया, यह बताया गया। वह कितना संसद भवन है, यह भी चर्चा का विषय है। और संसद क्या होती है, पहले यह जान लें, फिर संसद भवन पे जान लें। और संसद क्या होती है, इसका मोस्ट ऑथेंटिक संविधान ही बताता है। मैं संविधान से ही आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने जा रहा हूं कि संसद क्या होती है। There shall be a parliament. There shall be a parliament for the union which shall consist of the president and two houses, to be known as respectively as the Council of States and the House of the People. There shall be a parliament for the union which shall consist of president पहला पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, and two houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People. प्रेसिडेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए संसद के बैठकों का आह्वान प्रेसिडेंट करता है, विराम प्रेसिडेंट के आदेश पर होता है, इनॉग्रेशन फिर आकर के संसद भवन में पहला एड्रेस, अभिभाषण जिसे कहते हैं राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति करता या करती हैं। बिना प्रेसिडेंट के संसद अधूरा है। और कोई भी मिनिस्टर या एमपी उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। जब लोकसभा आई तो लोकसभा के जितने लोग हैं वो उसके अलग अलग अंग हो जाते हैं।
लेकिन प्रेसिडेंट संसद को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर कुछ भी आयोजन होना था तो वो प्रेसिडेंट को करना था और किसी को करने का सवाल ही नहीं है। अगर ये उदाहरण दिया जाए कि फला समय में किसने किया था, फला समय में इन्होंने किया था और फला स्टेट असेंबली का उद्घाटन इन्होंने किया था, यह सब गलत है, यह सब गलत तरीके से हुआ है। लेकिन संसद तो पहली बार पुरानी संसद की जगह पे एक नई संसद बनाने की कोशिश की गई, तथाकथित संसद बनाने की कोशिश की गई, तो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को ही करना था। ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बहुत बड़ी भूल है, असंवैधानिक है। इवन अगर राष्ट्रपति चाहे तो संविधान के अनुसार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं, इस पर उनको बर्खास्त भी कर सकती है। अब ये उनके अपने विचारों पर निर्भर करता है, वो अलग बात है। लेकिन जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, यह एक्टिविटी एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और देश के प्रति, संविधान के प्रति और लोकतंत्र के प्रति एक अपराध है। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन संसद अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, असली चर्चा तो आज मैं इस पर करना चाह रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं कि दूसरे कोई और कहीं पर इस पे चर्चा हो ही नहीं रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है आर्टिकल 79 जो मैंने पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ देता हूं। संसद का गठन शीर्षक है। इसमें है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। 2 सदन होंगे, राष्ट्रपति सबसे ऊपर है और बिना राष्ट्रपति 1/3 हिस्सा है, बिना उसके कल्पना भी नहीं की जा सकती है पार्लियामेंट की। तो यह उसके गठन के संबंधित प्रोविजंस हैं। लेकिन संघ के लिए, और अंग्रेजी में ये शैल बी पार्लियामेंट फॉर द यूनियन। अब हिंदुस्तान में कितनी पार्लियामेंट हैं, अलग अलग नाम हैं। एक पार्लियामेंट संघ की है, फिर राज्यों की है, असेंबलीज हैं, फिर गांव पंचायतों की भी पार्लियामेंट्स हैं जिनको गांव सभा कहते हैं। और देश में करीब 1,25,000 गांव की संसद हैं, 1,25,000। और लोकतंत्र है, जनता मालिक है। तो जहां असली संसद तो गांव सभा है। आप पूछेंगे क्यों? और अब तो संविधान में वो पूर्ण रूप से एक संसद भी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ उस संसद का चुनाव कैसे होगा, उसको चुनाव कौन कराएगा, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। असली संसद तो गांव सभा है। यह सब तो विधानसभा और लोकसभा सेकेंडरी हैं। हमको प्राइमरी पर फोकस करना है। यह सब इनडायरेक्ट हैं, गांव सभा डायरेक्ट है। इसको सोचिएगा। यहां तक कह सकते हैं कि ये विधानसभाएं और संसद यह प्योर नहीं है, 100% प्योरिटी की नहीं है। प्योर संसद, डायरेक्ट संसद, हम असली नकली तो नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा शब्द हो जाएगा। लेकिन जो मूल है वह गांव सभा है। ये सब तो फुनगियां हैं, विधानसभा और लोकसभा।
मैं यहां तक कहता हूं मूल जड़ें वह गांव सभा है। क्यों मैं कहता हूं कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये माइक्रो लेवल का जो ये है, जैसे कोई भी पदार्थ बनता है तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनता है। मेन तत्व वो हैं। अगर वो ना हो तो कोई भी पदार्थ दुनिया में नहीं नजर आएगा। तो गांव सभा वह पदार्थ है, वह मेन इकाई है जिससे लोकसभा और विधानसभाएं बनती हैं। आप कहेंगे कि ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र का अर्थ है कि सत्ता जनता की है, व्यवस्था जनता की है, फैसले जनता को करने हैं। जनता के फैसले से ही व्यवस्था चलनी है, लोक से व्यवस्था चलनी है, गण से व्यवस्था चलनी है, गण का राज्य। तो गांव पंचायतों में संविधान में यह प्रक्रिया है, और उसके बाद जो अलग अलग स्टेट्स की पंचायत एक्ट्स हैं, उनमें यह प्राविधान है। और गांव की संसद में गांव के सारे लोग ही मेंबर हैं। जैसे वहाँ एमपी एमएलए होते हैं, यहाँ वही मेंबर हैं। और प्रधान और वो सब लोग मिला करके गांव सभा बनती है। प्रधान को राष्ट्रपति जैसा मान लीजिए। लेकिन जैसे पार्लियामेंट में सारे फैसले एमपीज करते हैं, उसी तरह से गांव सभा में सारे फैसले गांव के लोगों को करना है। तो गांव के लोग, असली लोकतंत्र यही है कि फैसला जनता का होना चाहिए। जनता की आवाज से व्यवस्था चलनी चाहिए, जनता की आवाज से देश चलना चाहिए। तो उसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है वह गांव सभा में है। गांव के सारे लोग इकट्ठे होंगे, साल में 2 बैठक कम से कम होगी, और जरूरत हो तो और बैठकें हो जाएं। लेकिन सारे मुद्दे जो सारे विषय जो गांव पंचायतों को, गांव सभाओं को दिए गए हैं, जो 29 विषय संविधान में, वह उस पर सारे फैसले, और जो भी अन्य गांव के भलाई के लिए उचित काम है उसके लिए गांव की कम से कम सभा के 2 बार बैठक होनी है। और अगर बीच में और जरूरत हो तो और बैठकें हो जाएं। सारे फैसले गांव के लोगों को करने हैं कि गांव के मुद्दों पर क्या क्या होगा, किस विधवा को पेंशन मिलेगी, किस गरीब का मकान बनेगा, कहाँ स्कूल और अस्पताल और सिंचाई की योजना और सड़क और खरंजे, जो भी 29 विषय हैं वह सारे गांव को लोगों को फैसला करना। अब विधानसभा और लोकसभा में उस क्षेत्र के सारे लोग एक साथ तो बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए यह प्रोविजन किया गया। अगर डायरेक्ट बैठाने की योजना होती तो डायरेक्ट बैठा दिया जाता, लेकिन हो सकता है कल को ये हो भी जाए कि गांव के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोगों की ओपिनियन किसी भी बिल पर या एक्ट पर लेने के लिए ऑनलाइन ओपिनियन ले लिया जाए। टेक्नोलॉजी की वजह से यह संभव है, और तब विधानसभाएं और लोकसभाएं निरर्थक हो जाएंगी। बहुत दिन दूर नहीं है, जो बहुत इतराते चल रहे हैं लोग, उनकी सारी दादागिरी खत्म होने वाली है। सारा तानाशाही, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, देश भर में जो विधायक और सांसद हो जाते हैं और मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो जाते हैं, वह अपने को राजा समझने लगते हैं, तानाशाह समझने लगते हैं। केवल एक की बात नहीं है, और मीडिया उनके उस अहंकार को और पोषित करती है। जब किसी का ओथ सेरेमनी होती है जिसमें वो सेवा की शपथ लेते हैं, तब मीडिया दिखाती फला फला का राजतिलक। राजशाही है क्या? तानाशाही है क्या? और शर्म नहीं आती इन हमारे नेताओं को कि किसी ने आज तक नहीं झिड़का कि तुम क्या दिखा रहे हो, मैं तो सेवक हूं।
एक आध लोग कभी कभी अपने को सेवक और प्रधान सेवक बोल भी जाते हैं, लेकिन वह ऊपरी तौर पर अगर वाकई मन से वो अपने को सेवक मानते हैं तो जब ऐसी चीजें लिखी जाती है मीडिया में तो उनको झिड़कना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, हड़काना चाहिए। लेकिन अंदर अंदर वो अच्छा लगता है, उसी को चाहते हैं कि जनता यही माने। और यही कारण है कि जो हमारे सेवक हैं, ये जितने भी एमपीज और एमएलएज और मंत्री और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, ये सब के सब सेवक हैं। हम अपने, क्योंकि एक साथ विधानसभा में नहीं बैठ सकते, एक साथ लोकसभा में नहीं बैठ सकते, इसलिए यह संविधान में प्रोविजन किया गया कि हमारी आवाज को विधानसभा में रखने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक विधायक होगा। वह सेवक इस अर्थ में है कि वह वहां के जनता की आवाज को एसरटेन करके विधानसभा में रखेगा, और ऐसे ही जो सांसद होगा वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की आवाज को हर मुद्दे पर एसरटेन करके उसके आधार पर संसद में बोलेगा या वोट देगा किसी मुद्दे पर। यह सेवा, यही सेवा है, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। सांसद का काम है अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज को वहां पहुंचाना, उनकी क्या जरूरतें हैं वो वहां पहुंचाना, और विधायक का काम है अपने विधानसभा क्षेत्र में उनकी क्या राय है उसको संसद में पहुंचाना, उनकी क्या जरूरतें हैं उसको वहां पहुंचाना। यही सेवा करने के लिए वो वहां भेजे गए हैं, और उनका कोई रोल नहीं है। वो किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं। पार्टी उनको कैंडिडेट बना सकती है, लेकिन जीतने के बाद उनको एक ही सेवा देनी है, अपने क्षेत्र के लोगों की को आवाज को वहां पहुंचाना, अपने उनके जरूरतों को वहां पहुंचाना, बताना, उनके फैसलों को वहां बताना, पहुंचाना, बस। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं किसी पार्टी के आधार पर, पार्टी के विप के आधार पर या किसी पूंजीपति के आधार पर वहां बोलने कहने लगते हैं, तो वह लोकतंत्र की हत्या होती है। रोज लोकतंत्र की हत्या हिंदुस्तान में हो रही होती है, और वो लोग चुप हैं। वह हत्या तभी बंद होगी जब लोग जागेंगे। इसीलिए सबसे पहला काम है देश के लोगों को जागना और उनको संविधान जानना, जिसने उनको सारे अधिकार दिए हैं, जिसने उनको सत्ता सौंपी है। और इसीलिए पिछले 9 साल से अहर्निश दिन रात हम लोग संविधान के को जन जन तक पहुंचाने की यह मुहिम, यह क्रूसेड, यह आंदोलन, यह तपस्या कर रहे हैं। लेकिन अभी तपस्या में बहुत और कुछ करना है। अभी तो तपस्या लगातार चल रही है, लेकिन इसके जो फल आएंगे इस तपस्या के, पता नहीं मेरे जीवन काल में आ पाए या ना आ पाए, लेकिन आपके जीवन काल में जरूर आएगा, आना शुरू हो गया है। आज जो संविधान की इतनी आवाज हो रही है, उसमें कहीं न कहीं मेरी तपस्या शामिल है, जिसकी वजह से पूरे देश में संविधान की गूंज हो रही है। तो असली संसद गांव सभा है, बाकी सब सेकेंडरी हैं। प्राइमरी, प्रथम असली संसद गांव सभा है, और बाकी सब सब्सिडियरी हैं, सेकेंडरी हैं, दूसरी हैं, इनडायरेक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अगर सारी गांव सभाएं ठीक हो जाएं तो चमत्कार हो जाएगा देश में। और गांव सभाएं ठीक हो रही हैं। सबसे खुशी की बात है कि जहां गहराई में संविधान की चर्चा जिस गांव में हो जा रही है, जिस गांव के लोग समझ जा रहे हैं, वहां अच्छे ग्राम प्रधान चुनने लग रहे हैं। गांव बदल जा रहा है, और गांव में कई गुना, 15-20 गुना ज्यादा काम होने लगता है जिन गांवों में लोग संविधान के अनुसार नहीं प्रधान चुने हुए हैं। ये खुशी की बात है। ये हम लोग की तपस्या का फल है कि 250-300 गांवों से ज्यादा ऐसे हो चुके हैं कि जहां गांव बदल गए हैं, संविधान के अनुसार वहां प्रधान चुना गया है। 80-80 लाख करोड़ों रुपए खर्च करने वाले प्रधान हार गए हैं, और अच्छा सेवा करने वाला वहां जीत गया। क्योंकि वहां की सबसे बड़ी खूबी है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। वहां प्रचार की जरूरत नहीं है, खर्चे की जरूरत नहीं है। लोग खुद जाके कहते हैं तुम सबसे अच्छे हो, चलो नॉमिनेशन करो, हम तुमको जिताएंगे। ये हो रहा है, और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इसलिए 28 मई की घटना महत्वपूर्ण भी है
और महत्वपूर्ण नहीं भी है। एक किसी गांव में एक संसद भवन का निर्माण इस संसद भवन के निर्माण से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां डायरेक्ट लोग, गांव की जनता डायरेक्ट बैठने वाली है। यहाँ तो सेकेंडरी लोग बैठते हैं, वहां प्राइमरी लोग बैठेंगे। तो ये 1.5 लाख संसद असली बनने हैं, यह तो सेकेंडरी है। इस पे भले ही मीडिया हाय तो बा मचाए, हम लोग भी माने कि हाँ बहुत महत्वपूर्ण काला दिन है या जो भी कहें, लेकिन असली संसद तो गांव सभा है। और वहां पर जो मीटिंग होती है, कोई बिल्डिंग 1000 लोग हैं तो कभी कभी एक पेड़ के नीचे हो जाती है, कभी कभी किसी मैदान में हो जाती है गांव सभा की बैठक। फैसला लोगों का हो, स्ट्रक्चर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत आलीशान भवन में हो और फैसले गलत हों, इससे अच्छा पेड़ के नीचे हो और फैसले सही हों। वही शेर याद करिए, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। हकीकत को जरूरी है न मंदिर की न मस्जिद की न किसी स्ट्रक्चर की। नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। नमाजे हक, नमाज मतलब पूजा प्रार्थना, और लोकतंत्र लोक सेवा की पूजा है, लोक सेवा की प्रार्थना है। तो नमाजे हक सत्य की, नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में साकी। तो अगर पेड़ के नीचे भी गांव संसद की बैठक हो रही है, तो ये सेकेंडरी लोकसभा और राज्यसभाओं से कहीं ज्यादा पवित्र और जरूरी है, और डायरेक्ट लोगों के लिए काम कर रही है। पहले तो ये गांव सभाएं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में थी, लेकिन 93 संविधान संशोधन के बाद ये एक सरकार हो गई है, उनकी सभाएं वाकई पार्लियामेंट हो गई हैं, गांव के लिए संसद हो गई हैं। वह संसद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उस संसद में सबसे ज्यादा अच्छे काम हो रहे हैं जहां अच्छे लोग चुन लिए जा रहे हैं प्रधान, और साथ में जहां ये फैसला है। केवल जो व्यक्ति ये घोषणा कर देता है कि हम तुम्हारी मीटिंग में फैसला करेंगे, पब्लिक वैसे ही जिता देती है, कोई पैसा खर्च करने प्रचार की जरूरत कहाँ है। तो ये हो रहा है और ये होगा। फिर जो अच्छे गांव सभा के काम करने वाले हैं लोग, वही विधायक बनेंगे, उनकी कीर्ति फैलेगी, और अच्छे विधायक ही अच्छे सांसद बनेंगे। ये लोकतंत्र में अच्छाई की यात्रा, परिवर्तन की गंगोत्री नीचे से शुरू होगी और ऊपर जाएगी। ये राजशाही या तानाशाही से नहीं होगा। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको समझने की जरूरत है कि 28 तारीख को जो हुआ वह एक नाटक था, हंगामा था, इसके अलावा कुछ नहीं था। वह महत्वपूर्ण है ही नहीं देश के इतिहास में। हाँ, देश के इतिहास में काला कलंक जरूर है, लेकिन उसकी कोई महत्ता नहीं है देश के लोकतांत्रिक इतिहास में। हाँ, उसका असर बहुत है। सबसे ज्यादा असर ये है कि सारी पुलिस को दिल्ली को घेरने में लगा दिया गया, पहलवानों को कुचलने में लगा दिया गया, पहलवानों को घसीटने में, जो स्वर्ण पदक लाते हैं उनको घसीटने में लगा दिया गया। अपने डर को, असल में जो सबसे जुड़ा नहीं होता है उसमें इतना डर होता है। गांधी, लोग उनसे कहते थे कि तुम्हें लोग गोली मार देंगे, लेकिन वो डरते नहीं थे कि मारना होगा मार देंगे। बुद्ध, लोग कहते थे गोलीबार आ रहे हैं छिप जाओ, कहते छिपना क्या है। तो जो डर है, इसका मतलब उसने कोई गलत काम किया तभी वो डर रहा है, या उसमें इतना अहंकार है, या लोगों को अपने इतना बड़ा दिखाना चाह रहा है तभी वो डर रहा है। ये डर अपने आप साइकोलॉजी बताता है, और लोकतंत्र में डर का कोई स्थान नहीं है। गांव पंचायतों में जो गांव के सब लोग रहते हैं, एक साथ संसद सभा होती है, उसमें सब कुछ खुलापन है, कहीं कोई डर नहीं है, सब एक दूसरे के जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हर काम। तो वही ट्रांसपेरेंसी जो गांव सभा में है, वही विधानसभा और लोकसभा में भी होना चाहिए। लेकिन जहां डर का माहौल है, सारी पुलिस को दिल्ली को घेरने में लगा दिया गया, तो फिर दिल्ली की पुलिस
लोगों की सुरक्षा के लिए कहाँ लगेगी। और दिल्ली में जो दूसरा कलंकित हादसा, कलंक करने वाला, वो उस एक लड़की को एक लड़के ने इतना चाकू मारा, फिर सर से मारा, वो सब इसीलिए हुआ कि पुलिस का काम जो है वह पुलिस कर ही नहीं रही है, वह लोगों, नेताओं की सुरक्षा में लग गई है। हमारी कितनी पुलिस फोर्स और उसका ध्यान इन सेवकों की सुरक्षा में लगा हुआ है, जबकि इनको सुरक्षा की कतई जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक नियम बनना चाहिए कि किसी विधायक या मंत्री को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर ये पब्लिक इनको रिस्पेक्ट नहीं करती है तो फिर इनको हक नहीं है। जो इतने घेरे में रहते हैं, पब्लिक की बात वहां तक कैसे पहुंचेगी? जीतने के बाद अगर ये इतने घेरे में रहते हैं, पब्लिक की न सुनेंगे तो ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे हैं? तो एक नियम ये होना चाहिए कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। उनके काम, उनका चरित्र ही उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। वो ऐसे लोग होने चाहिए कि जिनकी सभी इज्जत करें। दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे लोग जब सब सेवा के लिए जाएंगे तो फिर जो विरोधी दल के लोग हैं या जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उनके लिए भी काम करेंगे। एक मेरा ये भी सुझाव है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, कि जो विधायक निधि और सांसद निधि मिलती है, इसको खर्च करने के लिए केवल एक विधायक, एक सांसद को अधिकार नहीं होना चाहिए। उस चुनाव में जो 5 अधिक मत पाए हुए उस विधानसभा या लोकसभा के लोग हैं, सबकी कमेटी बननी चाहिए और उसमें बहुमत के निर्णय से ये फैसला होना चाहिए कि कौन कहाँ काम होना है, कहाँ सहायता देनी है। क्योंकि जो जीत गया है, अगर 40% वोट पाके, जो तो 35% पाके जो हारा है, वो भी उन 35% लोगों की समस्याएं जानता है, उस क्षेत्र के बारे में जानता है। जो 20% पाए हैं वो भी बहुत कुछ जानता है। तो सब मिलजुल करके जब बैठेंगे तभी पूरे क्षेत्र के लोगों के सही इस्तेमाल के लिए, वाकई ऐसे तो अभी विधायक और सांसद निधि में लोग 40, 50, 60%, कहीं 80% कट ले करके और सब फालतू काम कर रहे हैं। लेकिन जहां ये समिति बन गई और तो ये परिवर्तन आ जाएगा। तो ये जो तानाशाही प्रवृत्तियां जहां जहां हैं उनको मिटाना होगा, लोकतंत्र को लाना होगा। अभी इतने साल में भी लोकतंत्र जनता तक नहीं गया है। ये तो संविधान की कथाओं में हम लोग देख रहे हैं, तो संविधान को जन जन तक पहुंचाना होगा। तो दिल्ली में जब सारी पुलिस केवल सुरक्षा के लिए लग गई, सांसदों के, संसद भवन के या उनके कार्यक्रम के या विधायकों और सांसदों के, तो पब्लिक की देखभाल करने वाला, पब्लिक को सिक्योरिटी देने वाला, और या पहलवानों को कुचलने में लग गई, तो पब्लिक को सेफ्टी सिक्योरिटी देने वाला कोई नहीं बचा और इतना जघन्य अपराध हुआ। उसमें सबसे गंदा रोल नहीं, गंदी बात तो ये रही कि पब्लिक आती जाती रही, किसी ने कुछ नहीं किया। कोई कहीं से कोई हैवी चीज आसपास देख ला करके उसको मार सकता था, जो चाकू मार रहा था, एक फेंक सकता था, अगर हाथ से पकड़ने में वो करता, पुलिस को फोन कर सकता था। और हमारी पुलिस उसका 100, 112 या जो भी नंबर है, वो भी इतना इनएफिशिएंट है कि या तो कॉल नहीं उठेगी या कोई आएगा नहीं। तो जब पुलिस सारी सुरक्षा में इनके रहेगी तो जनता की सेवा बहुत सेकेंडरी हो जाएगी। लेकिन जनता सशक्त तभी होगी जब जनता जागेगी, वह खुद अपने शक्ति को पहचानेगी। वोट द्वारा ये जितने लोग हैं जो आज तानाशाह बने घूम रहे हैं या राजशाही का आनंद ले रहे हैं, वह सब उनको हम ही ने चुना है, जनता ने चुना है। अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, अपने ऊपर खुद पत्थर उछाले हैं। जनता को जागना होगा, सही लोगों को चुनना होगा। जब तक सही लोग नहीं चुनेंगे तो वो लोग चाहे बड़े नए संसद भवन में बैठे, पुराने संसद भवन में, क्या फर्क पड़ता है? क्या भवन उनको ठीक कर देगा?
उनके चाल चरित्र को देख करके जब तक हम आप नहीं चुनेंगे तब तक यही होगा जो आज हो रहा है। आप जागिए और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राइमरी यूनिट अपने आसपास जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं, गांव सभाएं, नगर पालिकाएं, यह आपकी संसद हैं, सबसे प्राइमरी संसद है जहां आप खुद सभासद को चुनते हैं। तो आप इनको, गांव सभाओं को, जो हमारे 1.5 लाख संसद हैं, भवन हैं या नहीं, पेड़ के नीचे बड़ी होते हैं, वो महत्वपूर्ण है। वहां सही लोगों को पहुंचाइए, सही फैसले करना शुरू करिए, धीरे धीरे ये भी होगा। तो ये महत्वपूर्ण है कि यह जो संसद है यह सेकेंडरी है, इसके बनने न बनने से देश पर कोई असर नहीं पड़ रहा। कुछ लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस बढ़ेंगे, लेकिन जब तक सब लोग संविधान न जान जाएं और अच्छे पार्लियामेंटेरियन न चुनना शुरू करें, तब तक आप पार्लियामेंटेरियंस का नंबर इतना रखें, थोड़ा बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। असली मुद्दा है जन सशक्तिकरण, लोग जाने कि वह मालिक हैं। आज आलम यह है, हिंदुस्तान 200 से ज्यादा देशों में अकेला देश है जहां जनता का रास्ता रोक करके, मालिक का रास्ता रोक करके पब्लिक को, अरे नेताओं को गुजारा जा रहा है। चाहे वो राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, और चाहे चीफ जस्टिसेज और जस्टिसेज हों, यह सब सेवक हैं। कोई न्याय की सेवा के लिए है, कोई जनता की आवाज को वहां पहुंचाने की सेवा करने के लिए है, और कोई कार्यपालिका सीधे सीधे लोगों की सेवा करने के लिए। लेकिन सब सेवक हैं। चंद्रचूड़ जी से उम्मीद है कि शायद वो ऐसा करें, चाहे PIL में या सो मोटो, कि किसी VVIP के आने जाने से देश के नागरिकों का रास्ता नहीं रोका जाएगा, देश के मालिकों का रास्ता नहीं रोका जाएगा। उम्मीद है उनसे। अगर वो आवाज सुन रहे हों, मैं भी जनता का एक हिस्सा हूं, अगर मेरी आवाज किसी तरह से सुन रहे हैं तो एक सो मोटो एक फैसला होना चाहिए, और जिसमें उनको भी अपने इस अधिकार को, अधिकार नहीं सॉरी, ये जो प्रचलित रीति है इसको रोकना पड़ेगा कि उनके आने जाने से भी रास्ता देश का जन मालिकों का रुके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है संसद भवन का बनना या उसका उद्घाटन होना। यह केवल एक हो हल्ला, एक तमाशा, किसी के अहंकार पूर्ति, किसी की इच्छा पूर्ति। अब वह जो आयोजन हुआ उसके भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, और उसके जो लोग जो अन्य पार्टियां हैं वो भी उसी तरह की हैं, कहीं दूध की धोई नहीं है। तमाम सारी विधानसभाओं में उन्होंने भी खुद ही वैसे किया है, और ये भी वही से कह रहे हैं। और जब इनसे, इनके लोगों से पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों किया, तो कह रहे हैं कि औरों ने किया है, औरों ने गलत किया है तो इनको भी गलत करने का हक है। वैसे स्टेट असेंबलीज और राष्ट्रपति और संसद में अंतर है। संसद बनती ही है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से, तो राष्ट्रपति का स्थान बहुत ऊंचा है। गवर्नर और विधानसभा और विधान परिषद मिलकर के स्टेट की पार्लियामेंट या स्टेट का यह इकाई नहीं बनती। यहाँ विधानसभा और विधान परिषद, ये तो दोनों चुनी हुई सभाएं हैं। गवर्नर चुना हुआ नहीं है, गवर्नर सेंटर का एक नॉमिनी है। गवर्नर इम्पोर्टेंट नहीं है, गवर्नर का वो स्टेटस विधानसभा और विधान परिषद के साथ नहीं है जो राष्ट्रपति का लोकसभा
और राज्यसभा के साथ है। राष्ट्रपति चुनाव हुआ होता है, भले ही उसका चुनाव इनडायरेक्ट होता है, राष्ट्रपति चुना हुआ होता है, तो वह चुना हुआ देश का राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मिल करके संसद बनाते हैं, तो राष्ट्रपति का स्थान बहुत ऊपर है। अगर लोकसभा का उद्घाटन होना है तो राष्ट्रपति से ही होना चाहिए। विधानसभा का उद्घाटन किसी ने मुख्यमंत्री से किया या कराया तो यहाँ उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। खैर, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये घटना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें और कुछ बिंदु हैं जो आपके सामने रखना चाहूंगा। जो टीवी पे दिखाया गया उसके स्ट्रक्चर को, जिसको कि संसद भवन कह रहे हैं, पता नहीं है कितने दिन तक ये संसद भवन रहेगा और कितनी जल्दी फिर नया संसद भवन कहीं और बन जाएगा, कहा नहीं जा सकता। यह एक मंदिर के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक स्मारक के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। फतेहपुर सीकरी वो भी हुआ, ये कहीं फतेहपुर सीकरी होकर के न रह जाए, बहुत कुछ हो सकता है भविष्य में। अभी जो दिखाया गया इसमें तमाम सारे चित्र और तमाम सारे मूर्तियां या तमाम सारे अलग अलग खाने दिखाए गए, झांकियां दिखाई गई जो अलग अलग बनी हुई हैं झांकियों जैसी, उसमें अधिकांश धार्मिक हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं मंदिर घोषित करके इसको ना बना दिया जाए, क्योंकि इसमें लोकतंत्र और सेवा करने के भावों को प्रमुखता नहीं दी गई। हाँ, संविधान सभा का चित्र है, संविधान का एक चित्र है, एक दो झांकियां उधर की हैं, बाकी सब धार्मिक हैं। सेवा की एक भी झांकी नहीं है। किसान, खेती करता हुआ किसान, हल जोतता हुआ किसान, अल्हड़ बच्चों की शिक्षा, कारोबार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हमारे जो आयाम हैं उनको कहीं नहीं दिखाया गया। असली बात, लोग सिविल सर्विसेज के लोग, पब्लिक, पुलिस लोगों की सेवा करती रहे, उसके उदाहरण कहीं नहीं है। ये विधायक और सांसद ये सब सेवक हैं, या ऐसी जगह बैठे जहां सेवा ही प्रमुखता से दिखाया गया हो, जिधर देखें वहीं उधर से ही उन्हें मोटिवेशन मिले सेवा करने का, उनके अहंकार को बढ़ाने वाली नहीं घटाने वाली चीजें आए, ये कहीं नहीं दिखाया गया। तो यह सेवा धर्मी संसद है ही नहीं। कहीं किसी कोने से ये नहीं लगता कि यहाँ जो लोग बैठेंगे उनको सेवा की तरफ कोई भी भावना उमड़ेगी, चाहे सत्ता पक्ष के या विपक्ष के। तो यह मिसडायरेक्टेड बिल्डिंग बनी है। संसद के रूप में कितने दिन रहेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह मिसडायरेक्टेड बिल्डिंग है। जो जिस पर्पज के लिए बनाई गई है, उस पर्पज, उस उद्देश्य के साथ इसका कोई सामंजस्य नहीं है। इसमें सेवा का प्रतीक होना चाहिए था। जब सेवा करने वाले सांसद बैठेंगे तो उनको सेवा का प्रतीक चारों तरफ दिखना चाहिए, तब वो नहीं है। किसान, मजदूर, शिक्षा, विज्ञान, प्रकृति, इनके चित्र या मूर्तियां या झांकियां नहीं हैं, जो एकदम से बहुत बड़ी कमी लगती है। और एक वो जो दंड का हंगामा किया गया, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं। सेंगोल क्या कहा गया, सबसे बड़ी बात कि यह एक बिल्डिंग का उद्घाटन था।
और सेंगोल को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक माना गया। कौन सी सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है? और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हर व्यक्ति को जानना समझना चाहिए, घर पर लिख करके टांग देना चाहिए जिस कमरे में लोग व्यक्ति सोते हैं। सत्ता जनता के पास है। आजादी के समय सत्ता का हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश क्वीन से उस समय के इंटरिम गवर्नमेंट पे। संविधान ने सत्ता को सीधे जनता को सौंप दिया है, हम भारत के लोगों को सौंप दिया है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, हमने लोकतांत्रिक गणराज्य बना दिया। जनता मालिक हो गई, जनता से ही तंत्र उभरेगा, जनता ही फैसले करेगी और जनता का राज्य है, गणराज्य है। तो अब सत्ता जनता के पास है, प्रभुत्व संपन्न है जनता के ये सत्ता और जनता का ये शक्ति। तो अब जब सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश क्वीन से संविधान के द्वारा भारत के लोगों को हो गया, तब कैसा सत्ता का हस्तांतरण? ये कैसा सेनेगल का नाटक हो रहा है? सेनेगल क्या कहते हैं, मैं तो उसका ठीक से प्रोनाउंसिएशन भी नहीं समझ पाया। लेकिन इसकी क्या आवश्यकता है? ये नाटक हंगामा क्यों हो रहा है? सत्ता तो जनता के पास थी। ये संसद, सो कॉल्ड संसद भवन का उद्घाटन के पहले भी और इसके बाद भी जनता के पास ही रहेगी। तो हस्तांतरण कैसा? ये जितने भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं, न इनकी सरकार होती है न इनकी सत्ता होती है। सत्ता हमेशा जनता की होती है। ये जो कॉमन अपने नॉमेनक्लेचर में, कॉमन उद्बोधन में, चाहे प्रेस, चाहे मीडिया, चाहे लोग जो कहते हैं फलां की सरकार, एकदम नहीं, जनता की सरकार होती है। फला पार्टी की सरकार, एकदम नहीं, पार्टियों की सरकार नहीं होती है। पार्टियां तो केवल एक इकाई हैं, अच्छे लोग विधानसभाओं और लोकसभाओं में पहुंचे बस इसके लिए, कैंडिडेट फील्ड करने के लिए। चुने जाने के बाद वो जनता का प्रतिनिधि है। पार्टियों का न कोई उन पर दबाव है न रोल है। पार्टियां सेवा के लिए हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। हाँ, पार्टियां कुछ विचारधारा फैलाने के लिए हो सकती हैं, लेकिन पार्टियां चुने हुए लोगों को प्रभावित करें, इसका कोई औचित्य नहीं है, असंवैधानिक है। सत्ता जनता के पास होती। जब मीडिया कहती है मोदी सरकार या नेहरू सरकार या कांग्रेस की सरकार या भाजपा की सरकार, यह सब गलत है। सरकार हमेशा जनता की है। वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मोदी प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मोदी ने कभी खुद ही कह दिया मैं प्रधान सेवक हूं। बस वही बात आज तक इन्होंने एक सच बोली है कि जब इन्होंने कहा मैं प्रधान सेवक हूं, भले ही उसका न कभी इम्प्लीमेंटेशन किया, न उसको कार्य रूप में परिणित किया, न उस रूप में कभी चले। तो ये सेनेगल का तो कोई महत्व ही नहीं। अब एक प्रतीक के रूप में वहां जो रखा गया, एक ही प्रतीक हो सकता है, और वो प्रतीक हमने, भारत के संविधान सभा ने चुना है। वह अशोक का 3 शेरों वाला वह मूर्ति और वह अशोक चक्र। इसके अलावा अब देश में कोई दूसरा सिंबल नहीं हो सकता। तो सिंबल तो है हमारे पास, और इस बिल्डिंग के साथ उसको बनाया भी गया था। फिर इस छड़ी की क्या जरूरत थी? फिर दूसरी बात यह है कि ये तो धर्म का दंड है। एक किसी मंदिर के पुरोहित ने इनको सौंपा अभी, और उसको ला करके यहाँ स्थापित किया जा रहा है। अब रिलीजन का, संविधान ने कहा ये पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। पंथ निरपेक्ष तो किसी एक पंथ के किसी एक संत ने या मंदिर ने उनको कुछ दे दिया तो उसको ला करके वहां स्थापित कर रहे हैं, और कहते हैं कि यह दंड सही काम करने की प्रेरणा देगा, हमें अपने कर्तव्य निभाने की प्रेरणा देगा।
कर्तव्य निभाने की प्रेरणा, सही काम करने की प्रेरणा संविधान में लिखी हुई है। यह किताब जो 130 करोड़ लोगों की आवाज है, और उस समय के 40 करोड़ लोगों की आवाज थी, चुने हुए प्रतिनिधियों की संविधान सभा की आवाज थी, जिसमें मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं। संविधान से मूल कर्तव्य जो है उसका पालन करिए, न कि किसी धार्मिक छड़ी को वहां ला करके सोने की। अरे सोने की छड़ियों से ज्यादा हमारी ये टहनियां पेड़ों की महत्वपूर्ण है, इनसे सीख लीजिए, ये किसी की बुराई नहीं करती। अभी भी लोकतंत्र में आप सोने और चांदी को ही अपना प्रतीक मानते हैं। कब मिट्टी और ये पेड़ और पौधे प्रकृति से शिक्षा लेंगे? संविधान में मूल कर्तव्य आप प्राइम मिनिस्टर साहब आपके भी वर्णित हैं, इसी के अनुसार करना है। और आपकी सरकार को और आपके चुने हुए जितने ब्यूरोक्रेसी है, लोकशाही है, इनके लिए भी राज्य के नीति निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखे हुए हैं। आप वहां से शिक्षा लीजिए। कहाँ आप एक दंड से शिक्षा लेंगे? संविधान को रटिए। जिस दिन आप संविधान रट लेंगे उस दिन आप ठीक काम करने लगेंगे। अभी तो आप इधर उधर भटकते रहेंगे पेंडुलम की तरह से। ठीक काम करने के लिए पूरी संसद को, सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, पूरे देश को संविधान याद करना पड़ेगा, संविधान रटना पड़ेगा। तब बदलेगा देश, तब खुशहाली आएगी। आप समय को पीछे नहीं ले आ सकते। शायद किसी अखबार ने वो 2023 हम एडी है, आफ्टर क्राइस्ट चल रहे हैं, उसने बीसी लिखा था। वाकई 28 मई की घटना और जिस तरह से उस बिल्डिंग की शुरुआत हुई, मुझे संसद भवन उस बिल्डिंग के लिए कहने में शर्म आती है, वाकई शर्म आती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस बिल्डिंग का जो उद्घाटन हुआ है वह 2023 बीसी में, या जो रामायण महाभारत सीरियल्स वगैरह में दिखाया जाता था उस तरह का था, लगता तमाशा हो रहा है। एक धार्मिक फिल्म बन रही है, चल रही है, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, लोगों की आवाज की हत्या हो रही है, और चर्चा कोई नहीं संविधान की, चर्चा कोई नहीं लोगों की, चर्चा कोई नहीं लोगों की सेवा करने की भावना की। सेवा का तो कहीं कोई वही नहीं आया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल, और जो राजेंद्र बाबू और अंबेडकर ने संविधान पास करते समय कहा था, उसको बार बार लोगों को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत है। हर बच्चे को पढ़ाने की जरूरत है, हर क्लास में पढ़ाने की जरूरत है। एक बार फिर मैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये संविधान का जो प्रियम्बल है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो आपके सामने पढ़ता हूं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, उन सब अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। इस देश में जितने लोग रहते हैं वो सब भाई हैं। वह भारत माँ की संतान है इसलिए भी, और धरती माँ की संतान है इसलिए भी। और आर्टिकल 51 में हमारा संविधान ये बंधुता का भाव केवल देश के लोगों के प्रति नहीं रखता है, पूरी धरती के लोगों में भी वह बंधुता की बात करना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी प्रकृति की बात करता है, प्रकृति को बचाने की बात करता है। प्राकृतिक भारत के प्रत्येक नागरिक का वो कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे तथा उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। प्राणी मात्र के प्रति, अगर वनस्पतियों के प्रति अगर हम दया भाव नहीं रखेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। धरती
बीमार हो जाएगी। उसकी तरफ ध्यान दीजिए जो हमारा संविधान कहता है। उसके लिए एक भी चित्र नहीं था उस भवन में, एक भी चित्र नहीं था प्रकृति के संरक्षण के लिए। और एक बात, ठीक है, आपका बड़ी आस्था है, आप पूजा कर लीजिए। मैं भी, अगर कोई मुझसे कहता है मंदिर चले चलो, मस्जिद चले चलो, गुरुद्वारा चले चलो, मैं चला जाता हूं उसकी खुशी के लिए। आपकी खुशी के लिए मैं कर सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है या मानना है या धरती की जरूरत है, तो किसी भी धार्मिक स्थल से यह पेड़ की एक पत्ती कहीं भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक पत्ती किसी भी धार्मिक स्थल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना ने हमको दिखा भी दिया है। सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएं, धरती बखूबी चलेगी, समाज बखूबी चलेगा, मनुष्य बखूबी जिंदा रहेगा, मानवता बची रहेगी। सारे धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएं, लेकिन सारे पेड़ खत्म कर दिए जाएं धरती से, तो 2-4 घंटे के अंदर सारे मनुष्य मात्र खत्म हो जाएं। तो असली देवता तो ये हैं। इनकी मूर्तियां लगाने की जरूरत भी नहीं है, इनको वास्तव में लगाने की जरूरत है और इनकी देखभाल करने की जरूरत है। इसीलिए शायद जो पूजा की शुरुआत हुई होगी धरती पर, उसमें किसी चालाक आदमी ने कोई पत्थर उठाया होगा, उसकी किसी पेड़ के जड़ के पास रख दिया होगा और कहा होगा कि देखो इसको पूजो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तो लोगों ने पूछा होगा इसको कैसे पूजें, तो उन्होंने कहा कि इसको पानी, इसके ऊपर जल चढ़ाओ। उस पत्थर पे जल चढ़ाना, और हमारे ख्याल से ढेर सारे बड़े बड़े पेड़ों के आसपास जो कहीं सूख रहे होंगे उस पे ऐसे पत्थर रख दिए, उन पे जल चढ़ाना शुरू कर दिया, और इस तरह से वो पेड़ बचाने के लिए किया गया होगा, जिसको बाद में शिव का रूप दे दिया होगा। शिव को भी कभी शिवालय की जरूरत नहीं है, शिव को पेड़ के नीचे, पेड़ की छाया में, जड़ों के पास ही रखना होता है। उनको कोई स्ट्रक्चर नहीं चाहिए, और उन पे आप जल चढ़ाइए, यानी कि पेड़ को, प्रकृति को बचाइए। फिर वही से जो मैंने पहले भी आज कहा था, शिव की पूजा ही शायद प्रकृति पूजा है कि हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, एक पेड़ के नीचे साकी, एक पेड़ के जड़ के पास रखे हुए एक पत्थर पे जल चढ़ा के साकी। वह है जीवन को, उस तरफ जाना है, प्रकृति को बचाना है। धरती बीमार है, उसके तरफ कोई इशारा नहीं इस सो कॉल्ड बिल्डिंग में, जिसे लोग संसद भवन कहते हैं। शर्म आती है। काला दिवस। तो संसद भवन देख करके लगा ही नहीं कि यह लोकतंत्र का मंदिर है, लगा कि यह किसी धर्म का मंदिर है। और इसीलिए मुझे लगता है अधिक दिन यह संसद भवन रहेगा भी नहीं, ये किसी कोई म्यूजियम या कोई मंदिर में तब्दील हो जाएगा, और कोई फिर लोकतंत्र का नया मंदिर अगर आएगा, ऐसा कोई प्रधान सेवक, तो जरूर बनवाएगा। तो ये सब बातें थी जिन्हें आज आपसे चर्चा करना था, और बाकी फिर चर्चाएं आगे होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना कि आपका आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो। लेकिन एक काम जरूर करिए, प्लीज संविधान को जन जन तक पहुंचाइए। संविधान खुद पढ़िए और पढ़ाइए। देश की सबसे जरूरी किताब अगर आपने आज तक नहीं पढ़ी है, तो आप अभी तक एक नागरिक ही नहीं हुए हैं, सच्चे अर्थों में एक व्यक्ति ही नहीं हुए हैं। चाहे जितनी आपने पूजा कर ली हो, प्रार्थना कर ली हो, तपस्याएं कर ली हो, लेकिन आपने अगर संविधान को नहीं पढ़ा और इन पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों के प्रति आपके मन में प्यार नहीं है, मन में संवेदना नहीं है, तो बहुत कुछ आपकी पर्सनालिटी में बौनापन रह गया है। राम का रामत्व भी
इन्हीं पेड़ों पौधों और वनस्पतियों ने ही प्रतीक किया है। तो उस 4-5 लाइन की उस कविता के साथ ही मैं आज अपनी बात खत्म करता हूँ। बचेगा वनवासी ही, बचेगा आदिवासी ही, बचेगा ग्रामवासी ही। ग्राम सभा की चर्चा इसीलिए क्योंकि उसने प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना है, प्रकृति को चुना है, ईश्वर को चुना। वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लौकुश से हारना पड़ता है। वन अभी भी चेत जाएं हमारे ये सब चुने हुए प्रतिनिधि जो अपने को राजा और तानाशाह समझे हुए हैं, नहीं तो प्रकृति को चीजों को बदलने में समय नहीं लगता। उनके अंदर ही टूटन पैदा होती है। रावण का भाई ही जाकर उसको मारने का उपाय बताता है। क्या पता ये जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों को तो मैं कभी ढेला कहता हूं। जैसे हल चलाने के लिए पहले मिट्टी को बराबर करना पड़ता है, फिर उसमें बीज बोए जाते हैं। तो सही लोकतंत्र लाने के लिए ये जो बड़े बड़े ढेले हैं, ग्रुप है, समूह हैं, इनको नष्ट करना होगा, इनको बराबर हल चलाना होगा। असली पार्लियामेंट तो वो होगी जिस दिन सेवा करने वाले 540 इंडिपेंडेंट्स वहां पहुंच जाएंगे, जनता के प्रतिनिधि, ये पार्टियों के प्रतिनिधि नहीं। ये तानाशाही प्रवृत्तियां जन्म ही देती हैं, ये पार्टियां जो करोड़ों अरबों खर्च करवा करके चुनाव में भाग लेवाती हैं अपने कैंडिडेट्स को। और ये पैसे कहां से आते हैं? पूंजीपतियों से ही आते हैं, और कहां से आते हैं? और उन्हीं पूंजीपतियों के हाथ में खेलते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो इस पार्टी बंदी से ऊपर उठना होगा। तो वनवासी राम तो रावण को हरा देते हैं, लेकिन अयोध्या के राजा राम को वनवासी लोगों से हारना पड़ता है। निश्चय ही जीतेगा वन ही। और पर्यावरण संतुलन, सर्वव्यापी योजना, सर्वव्यापी वेदना, संवेदना, सबके दुख सुख दुख अपना समझना, सर्वव्यापी संवेदना और धरती की सेवा, यही होगा भविष्य का धर्म। धरती बचाने का यज्ञ, यही होगा भविष्य का धर्म। और उसी भविष्य के धर्म की तरफ हमें आगे बढ़ना है। और हर व्यक्ति को हर फैसला करने के पहले, और खास करके वोट देने के पहले, देखना होगा कि इसमें धरती की को बचाने की कितनी भावना है, हमारे गांव को बचाने की कितनी भावना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बचाने की कितनी भावना है, लोगों को सेवा करने की कितनी भावना है, शहीदों के सपने कितने भावना है, कितना प्रेम करता है यह गांधी से, सुभाष से, चंद्रशेखर आजाद से, महारानी लक्ष्मीबाई से, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, सींच कर यह आज़ादी, ये शक्ति हमें दी है, नहीं तो हम गुलाम थे। तो इसी के साथ आज की भावगंगा यहाँ समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।